बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड थर्ड सेमेस्टर CSJMU यूनिवर्सिटी ऑफ कानपुर की। तो यहाँ पर बीएड थर्ड सेमेस्टर से हम निर्देशन एवं परामर्श यानी गाइडेंस एंड काउंसलिंग जो कि आपका पेपर 2 है, इसको हम लेकर के बात कर रहे थे। प्रीवियस वीडियो में हमने यूनिट फर्स्ट और सेकंड को कंप्लीट करा दिया था। आज के अपने इस वीडियो में हम यूनिट 3 को लेकर के बात करेंगे। तो यहाँ पर यूनिट 3 में कौन कौन से टॉपिक होने वाले हैं उन सभी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पर आपका निर्देशन का अर्थ, प्रकृति, उद्देश्य तथा सिद्धांत, और दूसरा था निर्देशन के प्रकार शैक्षिक तथा व्यावसायिक शैक्षिक, व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत। तो ये यूनिट फर्स्ट के थे। सेकंड आपका यूनिट आया था कि आवश्यक निर्देशन सेवाएं, और फोर्थ पॉइंट है निर्देशन सेवाओं का संगठन। तो ये आपका यूनिट सेकंड से टॉपिक थे। और आज के अपने इस वीडियो में हम यूनिट 3 कवर करेंगे, यानी परामर्श, अवधारणा, आवश्यकता, उद्देश्य, क्षेत्र तथा सिद्धांत। और 6 है परामर्श की प्रविधियाँ, 7 है परामर्श के प्रकार। तो ये 3 टॉपिक आज के अपने इस वीडियो में हम कवर करेंगे यूनिट 3 के लिए। यूनिट 3 से इसमें जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं या जिनके आने की संभावना है उन सभी को लेकर के डिटेल में बात करेंगे। रेस्ट ऑफ दी जो भी आपके टॉपिक हैं वो यूनिट 4 के लिए हो जाएंगे, यानी 8, 9, 10 और 11 इनसे जो आएगा वो यूनिट 4 से क्वेश्चन रहेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें सिलेबस की, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो इसे आप देख लीजिए। आज के अपने इस वीडियो में हम यूनिट 3 से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों पहला हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा था प्रीवियस ईयर में। तो पहला प्रश्न है परामर्श क्या है, परामर्श की आवश्यकता तथा महत्व का वर्णन कीजिए। ये कानपुर यूनिवर्सिटी 2018 और 2020 के पेपर में पूछा था। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इसका अर्थ। तो परामर्श को निर्देशन सेवा में विशिष्ट स्थान प्राप्त है। परामर्श को निर्देशनवादियों का हृदय कहा जाता है। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि यह समस्त निर्देशन कार्य एक शरीर है तो परामर्श उसका हृदय है। परामर्श के बिना निर्देशन कार्य को हो ही नहीं सकता, यानी बालक के व्यक्तित्व, बौद्धिक तथा भावात्मक संतुलन को बनाए रखने के लिए परामर्श बहुत आवश्यक है। वर्तमान समाज आर्थिक समाज राजनैतिक, धार्मिक और व्यावसायिक रूप में अत्यंत जटिल हो गया है, जिसके कारण परामर्श का महत्व बढ़ गया है, ठीक है। विद्यालय स्तर पर बालकों की बढ़ती हुई समस्याओं, किशोरावस्था तथा समस्यात्मक बालकों की समस्याओं को देखते हुए विद्यालय में परामर्श सेवाओं पर जोर दिया जा रहा है। यही सारी चीज़ें जो है परामर्श के बारे में बताई गई हैं, चूँकि इसकी आवश्यकता और महत्व के बारे में पूछा है। तो यहाँ पर परामर्श की आवश्यकता भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसमें दिया है कि परामर्श जो है निर्देशन कार्यक्रम का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। परामर्श के बिना विद्यालय से संबंधित निर्देशन कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपन्न नहीं किया जा सकता। परामर्श व्यक्ति की व्यक्तिगत, शैक्षिक, व्यावसायिक तथा मनोवैज्ञानिक क्षेत्र से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। छात्रों को अपने उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से समझने, उनका निर्धारण करने, उनकी ओर अग्रसर होने, व्यावसायिक समायोजन करने के लिए छात्र का समय समय पर आत्म मूल्यांकन करने में सहायता देने के लिए भी परामर्श आवश्यक होता है। यही सारी चीज़ें जो है इसकी आवश्यकता के बारे में बताई गई हैं, तो इन्हें आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। रॉबिन्स ने क्या कुछ बताया कि परामर्श में सभी परिस्थितियां सम्मिलित कर ली जाती हैं जिनसे परामर्श प्रार्थी अपने आप को वातावरण के अनुसार समायोजित करने में सहायता करता है। परामर्श में 2 व्यक्तियों का संबंध रहता है, परामर्शदाता और परामर्श प्रार्थी का। बोर्डिन के अनुसार परामर्श साक्षात्कार विधि के द्वारा किसी व्यक्ति को अपनी समस्याओं का समाधान करने में सहायता देने की प्रक्रिया है। तो इस तरह से परामर्श की आवश्यकता किस प्रकार से है, इसमें अलग अलग ऑथर्स ने अपने अकॉर्डिंग बताया है, इन्हें आप पढ़ सकते हैं। पर छात्रों के लिए परामर्श की आवश्यकता के बारे में बताया है। लास्ट में परामर्श का निर्देशन में महत्व, तो महत्व भी हम देख लेंगे पॉइंट वाइज। पहला पॉइंट है जब शिक्षक एवं छात्र में संबंध स्थापित हो जाता है वहीं कुछ समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, इनका उचित समाधान जो है परामर्श के द्वारा किया जा सकता है। दूसरा, जो प्रश्न छात्र के भावी व्यवसाय चयन से संबंधित रखते हैं उनका निराकरण परामर्श सेवा द्वारा किया जा सकता है। और भी पॉइंट है इसमें।
आगे दिया है, विशेषकर किशोरावस्था में भावी जीवन को व्यवस्थित करने संबंधी सुझाव अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इस काल को जीवन का सबसे कठिन काल माना गया है। इस काल में स्व समंजन परिवार समंजन के प्रश्नों का हल परामर्श से ही किया जाता है। इसी तरह से है कि परामर्श साक्षात्कार के माध्यम से छात्रों की योग्यताएं, अभिरुचियां, प्रतिभाओं का पता लगाकर परामर्शदाता योग्य मार्गदर्शन जो है प्रदान कर सकता है। तो ये उद्देश्य हो गए, ठीक है, इन्हें भी आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कुछ पूछा गया था। तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है कि परामर्श से क्या तात्पर्य है, वे कौन सी विशिष्ट समस्याएं होती हैं जो परामर्श की आवश्यकता होती है। जहां परामर्श की आवश्यकता होती स्पष्ट कीजिए। तो इसको हम अभी देख लेते हैं, ठीक है। ये कानपुर यूनिवर्सिटी 2018 के प्रश्न पत्र में पूछा गया था। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, परामर्श क्या है, परामर्श प्रक्रिया के विभिन्न पदों का वर्णन कीजिए। ये भी 2018 के पेपर में पूछा गया था, इसे भी हम अभी देखेंगे। यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा गया है कि एक अच्छे परामर्शदाता के गुण एवं कार्यों का उल्लेख कीजिए। ये कानपुर विश्वविद्यालय 2019 के प्रश्न पत्र में पूछा गया था। तो एक अच्छे परामर्शदाता के कार्य देखते हैं। तो कई सारे कार्य हो सकते हैं। पहला है व्यक्तिगत परामर्श। परामर्शदाता विद्यालय में अलग से समय निर्धारित कर छात्रों को उनकी शैक्षिक और व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान के लिए परामर्श प्रक्रिया को पूरा करता है। दूसरा, सामूहिक परामर्श। इसमें समूह में जो है छात्रों को परामर्श दिया जाता है। तीसरा है अपर्ण कार्य। परामर्शदाता एक अपर्ण कार्यकर्ता की भांति कार्य करता है। वह छात्रों की समस्या के समाधान हेतु उनके परिवार और अन्य स्रोतों से प्राप्त अभिलेखों के साथ परामर्शी को अन्य परामर्शदाता के पास भी भेज सकता है अथवा दूसरों से प्राप्त करता है। आगे भी और पॉइंट दिए हैं कि सलाह देना, कृत्रिम सहायता, समन्वय, मूल्यांकन, इनके अंतर्गत आप जो है चीज़ें खुद से भी पढ़िएगा। शोधकर्ता की परामर्शदाता को अपने क्षेत्र अथवा सीमा से बाहर नहीं जाना चाहिए। उसे सेवार्थी का कोई समस्या जो है नहीं थोपनी चाहिए। ये सारे शोध कार्य में चीज़ें दी हैं। काफ़ी सारे पॉइंट हैं, इन पॉइंटों को आप पढ़ लीजिएगा। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं इनमें से ही आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न था, परामर्श से तात्पर्य वे कौन सी समस्याएं होती हैं जहाँ परामर्श की आवश्यकता होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हम आप देखने जा रहे हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। प्रश्न इस तरह से भी पूछ सकता है कि परामर्श क्या है, परामर्श के उद्देश्य तथा सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, अथवा परामर्श का अर्थ, विशेषताएं और सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर हम अर्थ देख लेते हैं। परामर्श का अर्थ दिया है कि निर्देशन तथा परामर्श एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक दूसरे के अभाव में दोनों निष्प्राण रहते हैं। परामर्श शब्द दो व्यक्तियों के संपर्क को व्यक्त करता है। परामर्श प्रक्रिया में एक परामर्श देने वाला और दूसरा परामर्श चाहने वाला या पाने वाला या प्रार्थी जो है वो कहलाता है। परामर्श की प्रक्रिया के अंतर्गत उन सभी प्रकार की स्थितियों का समावेश होता है जिनमें परामर्शदाता परामर्श चाहने वाले या परामर्श प्रार्थी की समस्या को समझने का प्रयास करता है। उसके बारे में परामर्शदाता तथा परामर्श प्रार्थी चाहने वाले दोनों के बीच विचारों का आदान प्रदान अर्थात पारस्परिक बातचीत और अंत में परामर्श चाहने वाले अर्थात परामर्श प्रार्थी की समस्या समाधान करने में परामर्शदाता सहायता जो है करता है। इसकी परिभाषाएं भी दी हैं। तो परिभाषाएं आप दो तो याद ही कर लीजिएगा कम से कम। तो पहली है जोन्स के अनुसार, साक्षात्कार के समान परामर्श में आमने सामने का व्यक्ति से व्यक्ति का संपर्क होता है। शब्दकोश ने बताया कि पूछताछ, पारस्परिक तर्क वितर्क या विचारों का पारस्परिक विनिमय। बोल्डिन ने इसी तरह से बताई है और हम्फ्री इसी तरह से, रॉबिन्स और मायर्स ने क्या कहा कि परामर्श का अभिप्राय दो व्यक्तियों का संपर्क जिसमें एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती। तो इस तरह से अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग जो परिभाषाएं बताई हैं उन्हें आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो इस तरह से सभी ने परामर्श के बारे में अपने विचार प्रकट किया है, यानी अर्थ को बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं
अगली चीज़ें क्या हैं कि परामर्श की विशेषताएं। कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में परामर्श की विशेषताएं पूछ लेता है, तो इसे भी हम देख लेते हैं। तो इसमें पहला है विशेषताओं में कि परामर्श में किसी व्यक्ति की समस्या का समाधान नहीं किया जाता, अपितु उसे अपनी समस्या का समाधान करने में सहायता दी जाती है। दूसरा है परामर्श में केवल 2 व्यक्तियों का संपर्क होता है, यदि 2 से अधिक व्यक्ति उसमें शामिल हों तो उसे हम परामर्श नहीं कह सकते। इसी तरह से अन्य है कि परामर्श में 2 व्यक्ति को दी जाने वाली सहायता प्रत्यक्ष सलाह या उपयोगी सूचना प्रदान करके नहीं बल्कि प्रशिक्षित परामर्शदाता के द्वारा व्यक्तिगत मुलाकातों के द्वारा दी जाती है। इसी तरह से अन्य पॉइंट है। लास्ट में हम परामर्श के उद्देश्य देख लेते हैं, चूँकि उद्देश्य भी आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग ऑथर्स ने, जैसे रॉबिन्स हैं, इन्होंने उद्देश्य बताया कि व्यक्ति को अपनी समस्याओं के स्वयं समाधान की योजनाएं बनाने में सहायता देना। दूसरा है व्यक्ति को खुद से संबंधित तथ्यों की व्याख्या करने में सहायता प्रदान करना। इसी तरह से देखिए बहुत सारे पॉइंट इसमें दिया है और अलग अलग ऑथर्स ने जो है उद्देश्य बताए हैं परामर्श के। तो आप इन्हें जो है अपने अकॉर्डिंग, जो आपके पास बुक वगैरह है वहाँ से पढ़ सकते हैं, सीरीज़ वगैरह तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, उन्हें मैंने कवर किया है। चलिए नेक्स्ट जो प्रक्रिया पूछी थी क्वेश्चन 2 में, उसे भी हम देख लेते हैं। चूँकि परामर्श की प्रक्रिया जो है 2018 के पेपर में पूछी गई थी, तो प्रक्रिया को हम एक नज़र में देख लेते हैं। प्रक्रिया में बताया कि परामर्श प्रक्रिया में परामर्श से संबंधित कारकों का निश्चित क्रम में घटित होना शामिल होता है। यह प्रक्रिया संक्षिप्त 1 सप्ताह में 4 अथवा 5 सत्र, हर एक के सत्र लगभग 30 मिनट के लिए हो सकते हैं अथवा महीनों तक का भी हो सकता है। घटनाओं का क्रम, परामर्श का गतिशील पक्ष तथा सूचनाएं इकट्ठी करने तथा निदान का प्रकार तथा सीमाएं गतिशील केसों में एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, क्योंकि लोगों के स्वभाव, व्यक्तित्व गुणों, समस्याओं के कारणों तथा उनकी क्षीणताओं में काफ़ी भिन्नताएं होती हैं। प्रायः परामर्श प्रक्रिया में निम्न सोपान शामिल होते हैं। तो कौन कौन से सोपान होते हैं, इन्हें हम पॉइंट वाइज देखते चलेंगे। पहला है प्रार्थी का खुद परामर्शदाता के पास सहायता हेतु जाना। दूसरा है पूर्व परामर्श सत्र की स्थापना। तीसरा है सौहार्दपूर्ण संबंध की स्थापना एवं समस्या का परिचय। चौथा है समस्या की छानबीन। देखिए अंतर्गत आप खुद से पढ़िएगा, हम पॉइंट वाइज चीज़ें लेकर के चल रहे हैं। पांचवा प्रार्थी को समस्या के घटकों तथा उनके स्वयं के विषय में अवगत कराना। ठीक है, ये सारे पॉइंट थे। अगर हम प्रक्रिया की बात करें तो इन पॉइंटों को आप विशेष रूप से पढ़ लीजिएगा, अंतर्गत आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। आगे भी पॉइंट है। 6 पॉइंट है समस्या समाधान की प्रस्तुति। 7 है परिणाम का मूल्यांकन। 8 है परामर्श संबंध का समापन। 9 है अनुवर्ती सेवा का प्रबंधन। ठीक है, ये सारे पॉइंट हैं। 10 पॉइंट है अपेक्षित परिवर्तन। ठीक है, तो बस इतने ही पॉइंट थे, आगे तो नहीं है। नहीं, अगला फिर दूसरा क्वेश्चन आ जाता है। तो ये 10 पॉइंट थे, इसके अंतर्गत आप परामर्श के सोपान जो हैं उनको जो है लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या पूछा जा सकता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं कि एक अच्छे परामर्शदाता में कौन कौन से गुणों का होना आवश्यक है, स्पष्ट कीजिए। परामर्श हेतु शिक्षक की भूमिका। ये देखिए कानपुर का ही है, 2018, 19, 2020 इन तीनों ईयर में पूछा गया था, तो बिल्कुल भी आप इन्हें स्किप मत करिएगा। तो यहाँ पर एक अच्छे परामर्शदाता में किसी एक गुण या विशेषता का समावेश ना होकर अनेक गुणों का या विशेषताओं का समावेश होता है। जैसे केलर ने बताया है कि परामर्शदाता में गहरा विशिष्ट ज्ञान होना चाहिए, साक्षात्कार, परीक्षण तथा नियोजन की तकनीकी में कुशलता होनी चाहिए, अच्छी आधार शक्ति होनी चाहिए, विवेकशीलता, उत्साह एवं संवेदनशीलता, सहानुभूति, ये सभी गुण जो है विद्यमान होने चाहिए। तो इस तरह से कई सारे जो ऑथर्स हैं अलग अलग अपनी चीज़ें बता रहे हैं। सहिष्णुता, वस्तुगतता तथा निष्ठता के व्यक्तित्व गुण, जिसमें गहन विशिष्ट ज्ञान केलर ने बताया, उचित प्रशिक्षण, छात्रों में रुचि, साधनों का ज्ञान, ये सारी चीज़ें अच्छे परामर्शदाता के गुण या विशेषताओं के अंतर्गत निहित होने चाहिए। छात्रों में रुचियाँ, साधनों का ज्ञान, नम्र, दूरदर्शिता तथा गंभीरता, मानव व्यवहार का ज्ञान, ये सारे पॉइंट अपने आप पढ़ के आप लिख सकते हैं। 9 पॉइंट है विशिष्ट व्यक्तित्व गुण। बाल मनोविज्ञान एवं किशोर मनोविज्ञान का विशेषज्ञ, शिक्षण का अनुभव, कार्य अनुभव, ये बहुत सारे पॉइंट हैं, लगभग 12 पॉइंट है। तो इसमें आप अंतर्गत चीज़ें पढ़ के लिख सकते हैं एक अच्छे परामर्शदाता के गुण या विशेषताओं के अंतर्गत। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो यहाँ पर परिभाषाएं दी है, परामर्श से संबंधित परिभाषाएं।
तो ये शायद PDF में रह गया है क्योंकि ये परिभाषा है, तो हम परामर्श से संबंधित परिभाषाएं दी हैं। ठीक है, स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में पूछा गया था, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक परामर्शदाता के लिए समूह गतिशीलता का ज्ञान होना आवश्यक है, स्पष्ट कीजिए। यह है 2018 का क्वेश्चन। तो देख लेते हैं समूह में गतिशीलता की आवश्यकता। तो परामर्शदाता है तो समूह गतिशीलता के ज्ञान की आवश्यकता, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं। मेन पॉइंट यहाँ से हम देखते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि समूह परामर्श वही परामर्शदाता सफल हो सकता है जिसमें कि नेतृत्व के वांछनीय गुण हो। नेतृत्व वह व्यवहार है जो दूसरों के व्यवहार को प्रभावित करता है। ये मेन पॉइंट हो गया परामर्शदाता है तो समूह गतिशीलता के ज्ञान की आवश्यकता। आगे दिया है कि परामर्श व्यक्ति या समूह के संदर्भ में तभी प्रभावी हो सकता है जब उसका लक्ष्य भली भांति परामर्शदाता तथा शिक्षार्थी दोनों के द्वारा समझा जाए या आत्मीकृत किया जाए। एक अच्छे परामर्शदाता के लिए समूह गतिशीलता का ज्ञान की आवश्यकता निम्न द्वारा समझा जा सकता है। यानी कौन कौन से पॉइंट हो सकते हैं जिनके द्वारा हम इनकी आवश्यकता को समझ सकते हैं। तो पहला पॉइंट है प्रत्येक सदस्य के लक्ष्यों को जानना। दूसरा है संगठनात्मक निर्णय। तीसरा समूह निर्णय या समूह निर्माण। चौथा आरंभ करने की विधि। पांचवा संबंधों का निर्माण। तो ये सारे पॉइंट आ जाते हैं, इन पॉइंटों को आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था वह पूछा गया था कि धर्म परामर्श में सह संबंध बताइए। देखिए 2018 में भी पूछा गया था और 2020 के पेपर में भी पूछा गया था। तो धर्म एवं परामर्श में सह संबंध, इसमें क्या कुछ चीज़ें हैं, तो यहाँ पर पॉइंट वाइज तो चीज़ें नहीं है, आप ऐसे ही देख सकते हैं। दिया है कि मांगे जाने पर किसी व्यक्ति को उचित परामर्श देना अपने आप में एक धार्मिक कृत्य है और यह व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य भी है। प्रत्येक मानव को प्राप्त होने वाला जीवन कुछ न कुछ लक्ष्यों से अवश्य जुड़ा रहता है जिसके द्वारा अपने दृष्टिकोण होते हैं जो अपने सामाजिक कर्तव्यों से जोड़ते हैं। यही सारी बातें जो है धर्म परामर्श में सह संबंध के बारे में बताई गई हैं, तो इन्हें आप जो है पढ़ सकते हैं। आप वीडियो पॉज करिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए या आपके पास जो भी किताब वगैरह वहाँ से भी इस क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ लीजिएगा इसके आंसर के साथ। चलिए नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि साक्षात्कार प्रविधि से आप क्या समझते हैं, इसके कितने प्रकार हैं, अनिर्देशित साक्षात्कार प्रविधि के लाभ एवं सीमाएं बताइए। तो हम इसका आशय अभी देखेंगे, पहले हम साक्षात्कार प्रविधि के प्रकार देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बहुत सारे प्रकार बताए गए हैं। पहला है चयनात्मक साक्षात्कार। इसके अंतर्गत जब साक्षात्कार का प्रयोग किसी भी जीविका में नवीन नियुक्ति हेतु चयन के लिए किया जाता है तो इस प्रकार के साक्षात्कारों को हम चयनात्मक साक्षात्कार कहते हैं। दूसरा शोध साक्षात्कार। इसमें क्या किया जाता है, इसके लिए साक्षात्कारकर्ता कुछ तथ्यों को निश्चित कर लेता है और उन्हीं से संबंधित तथ्यों का आकलन करता है। तीसरा है निदानात्मक साक्षात्कार। इसमें बताया गया है कि किसी विद्यालय में शिक्षक द्वारा छात्रों के किसी विशेष समस्या के विषय में सूचना एकत्र करने के लिए प्रयुक्त साक्षात्कार इसका उदाहरण है। चौथा उपचारात्मक साक्षात्कार, यानी निदानात्मक साक्षात्कार के बाद जब किसी छात्र की समस्या तथा उसके विषय में सूचनाएं एकत्रित कर ली जाती हैं तो उपचारात्मक साक्षात्कार में व्यक्ति से इस प्रकार का वार्तालाप किया जाता है कि उसको अपनी चिंताओं तथा समस्याओं से मुक्त किया जा सके, तथ्य समायोजन सही प्रकार से हो सके। इसी तरह से देखिए बहुत सारे हैं साक्षात्कार के प्रकार में। पांचवा है तथ्य संकलन साक्षात्कार। इसमें जो है रचना के आधार पर साक्षात्कार दो प्रकार के हैं, संचरित साक्षात्कार और दूसरा असंचरित साक्षात्कार। अब देखिए भूमिका के आधार पर साक्षात्कार पूछ लिए हैं, निर्देशित, अनिर्देशित, केंद्रित साक्षात्कार, ये तीन हैं। ठीक है, चौथा है पुनरावृत्ति साक्षात्कार। अब आगे देख लेते हैं अनिर्देशित साक्षात्कार। चूँकि क्वेश्चन में अनिर्देशित साक्षात्कार के गुण और लाभ और दोष पूछे थे तो उन्हें हम देख लेते हैं। अनिर्देशित साक्षात्कार की बात करें तो यह साक्षात्कार अनिर्देशित साक्षात्कार नाम से जो है विदित है। यह साक्षात्कार दिशा रहित होता है। यह साक्षात्कार के द्वारा अपनी शोध एवं योजना के अनुसार नियंत्रित होता है, लेकिन यह उत्तरदाताओं को अपनी स्वतंत्र अभिव्यक्ति के लिए एक मुक्त बंधन
रहित वातावरण प्रदान करता है। ये सारी चीज़ें अनिर्देशित साक्षात्कार में बताई गई हैं। ये सारी चीज़ें आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, आप इन्हें देख लीजिए, या बुक हो तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। चलिए इनके लाभ देख लेते हैं, क्या कुछ लाभ हैं और क्या कुछ दोष हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इनके कई सारे लाभ और दोष बताए हैं। लाभ पहला है, इसमें व्यक्ति अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकता है। अनिर्देशित साक्षात्कार व्यक्ति को बंधन मुक्त वातावरण प्रदान करता है। अनिर्देशित साक्षात्कार व्यक्ति केंद्रित होता है। इसमें उत्तरदाता अपने अनुभवों को साक्षात्कार के साथ साझा कर सकता है। ये सारे पॉइंट जो हैं, काफ़ी सारे 9 पॉइंट हैं, इन्हें आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। फिर है अनिर्देशित साक्षात्कार की सीमाएं। इसकी कई सारी सीमाएं हैं। पहला, अनिर्देशित साक्षात्कार में समय की पाबंदी नहीं हो सकती। उत्तरदाता पर निर्भर रहना पड़ता है। अनुक्रियाओं के अभिलेखन में कठिनाई होती है। उत्तरों में कृत्रिमता पाए जाने की संभावना, पुनरावृत्ति की संभावना बनी रहती है। ये सारे पॉइंट सीमाओं के हो जाएंगे। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आप स्किप मत करिएगा, इसे भी आप पढ़ लीजिएगा। अनिर्देशित साक्षात्कार के लाभ और दोष। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला पूछ लिया कि साक्षात्कार प्रविधि से, देखिए आशय वहाँ भी पूछा था, तो हम आशय देख लेते हैं। ठीक है, इसकी विशेषताएं और उद्देश्य भी देख लेते हैं। तो साक्षात्कार प्रविधि की अर्थ की बात करें तो मानेंद्र नाथ वसु ने बताया कि एक साक्षात्कार को कुछ विषयों को लेकर व्यक्ति के आमने सामने का मिलन कहा जाता है। यानी इसके अर्थ की बात करें तो दो व्यक्तियों का किसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु आपसी वार्तालाप, सूचना देने वाला तथा सूचना लेने वाला दोनों ही किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए वार्तालाप करते हैं। ये हो गया साक्षात्कार प्रविधि का अर्थ। बाकी देखिए यहाँ पर कई सारी चीज़ें बताई गई हैं। अलग अलग ऑथर्स ने साक्षात्कार के आशय को बताया हुआ है, तो इसे आप पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चीज़ें देख लेते हैं। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, संचयी आलेख का अर्थ बताइए। संचयी यानी क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड की बात करें तो क्या है इसके अर्थ, उसको हम देख लेते हैं। ये कानपुर यूनिवर्सिटी 2019 और 20 के पेपर में पूछा गया था। तो संचयी आलेख मूल्यांकन प्रविधि की गुणात्मक प्रविधि है। संचयी आलेख अभिलेख में विद्यालय में अध्ययनरत प्रत्येक विद्यार्थी के संबंध में सूचनाओं को क्रमबद्ध तथा नियमित रूप से प्रस्तुत किया जाता है। इस आलेख में बालक से संबंधित संपूर्ण सूचनाएं जैसे शैक्षिक प्रगति, मासिक परीक्षा फल, उपस्थिति, योग्यताएं या योग्यता, रुचियां आलेख प्रस्तुत किया जाता है। संचयी आलेख अभिभावकों, शिक्षकों तथा संस्था प्रधानों के लिए अधिक महत्वपूर्ण तथा उपयोगी होता है। इसकी सहायता से नवीन छात्रों में शीघ्रता से परिचित कराया जाता है। यही सारी चीज़ें जो हैं संचयी आलेख के बारे में बताई गई हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए संचयी आलेख पत्र, संलग्नित आलेख पत्र में छात्र संबंधित सभी सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं। एलन ने बताया कि संकलित आलेख पत्र के संबंध में संकलित आलेख पत्र में छात्रों के व्यक्तिगत मूल्यांकन से संबंधित सूचनाओं का आलेख होता है। संचयी आलेख का प्रपत्र भी यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, जिसमें विद्यार्थी का नाम, जन्म तिथि, पिता का नाम, पता, विद्यालय में प्रवेश का दिनांक, दिन, माह, वर्ष, पिता का व्यवसाय और प्रवेश पंजी संख्या। तो ये प्रारूप भी पूछ सकता है, तो इसे आप एक नज़र में देख लीजिएगा। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं कि परामर्श की प्रमुख प्रविधियां कौन कौन सी हैं। निर्देशन और परामर्श में साक्षात्कार प्रविधि क्यों अधिक उपयोगी है, सिद्ध कीजिए। ये 2020 के पेपर में पूछा गया था, तो इसे देख लेते हैं। तो परामर्श की प्रविधि कौन कौन सी प्रविधियां, पहला है मौन धारण प्रविधि, इसके अंतर्गत जो है आप अपने आप से पढ़िएगा। दूसरा है स्वीकृति प्रविधि, देखिए यहाँ पर चीज़ें काफ़ी हैं, इसीलिए हम पॉइंट वाइज चीज़ें पढ़ते चल रहे हैं। तीसरा है पुनरावृत्ति प्रविधि। चौथा है स्पष्टीकरण प्रविधि। पांचवा है मान्यता प्रदान करने की प्रविधि। छठा है सामान्य नेतृत्व प्रविधि। सातवां है विश्लेषण प्रविधि। ये सारी है प्रविधियों के प्रकार। आगे 8 पॉइंट दिया है विवेचन प्रविधि। 9 है परित्याग प्रविधि। ठीक है, 10वां है आश्वासन प्रविधि। फिर आगे है व्याख्यान प्रविधि, परिचर्चा प्रविधि। फिर 13 है अभिनय। ठीक है, अभिनय, निर्देशन, परामर्श में साक्षात प्रविधि की उपयोगिता आप देख लेते हैं। तो उपयोगिता इसमें लचीलापन होना चाहिए, किसी भी स्पष्टीकरण को करने की सुविधा होनी चाहिए, साक्षात्कार प्रविधि में व्यक्ति के जीवन से संबंधित अनेक बातों का ज्ञान होना चाहिए। ये सारे इसके
जो है गुण में होने चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, जो कि पूछा है कि निर्देशात्मक परामर्श क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं और सीमाओं पर प्रकाश डालिए। ये जो है 2019 के पेपर में पूछा था। तो यहाँ पर निर्देशात्मक एवं अनिर्देशात्मक परामर्श में अंतर से को स्पष्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले हम निर्देशात्मक परामर्श क्या है इसे थोड़ा सा देखने के, इसको हम अनिर्देशात्मक और निर्देशात्मक परामर्श को अंतर से समझ लेंगे। यहाँ पर विशेषताएं देख लेते हैं। तो पहली विशेषता है कि परामर्शदाता अधिक योग्य, प्रशिक्षित, अनुभवी एवं ज्ञानी होता है, वह अच्छी तरह समस्या का समाधान दे सकता है। दूसरा है निर्देशात्मक परामर्श एक बौद्धिक प्रक्रिया है। तीसरा, निर्देशात्मक परामर्श में प्रार्थी जो है पक्षपात व सूचनाओं के अभाव में समस्या निदान नहीं कर सकता। चौथा है निर्देशात्मक परामर्श के उद्देश्य समस्या समाधान अवस्था माध्यम से निर्धारित किए जाते हैं। ये देखिए कितने सारे इसमें पॉइंट हैं विशेषताओं में, तो इन पॉइंटों को जो है आप खुद से पढ़ सकते हैं। लगभग 12 पॉइंट दिए हुए हैं। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग कम से कम 10 पॉइंट याद कर लीजिएगा। अब निर्देशात्मक परामर्श की सीमाएं भी पूछा है, तो उसे देख लेते हैं। तो कई सारी सीमाएं हैं। पहला, निर्देशात्मक परामर्श का परिणाम पूर्ण रूप से परामर्शकर्ता की इच्छा पर निर्भर करता है। दूसरा, निर्देशात्मक परामर्श का परामर्शकर्ता केंद्रित होता है। परामर्श परिणाम में परामर्शकर्ता की पसंद नापसंद चलती है। ये सारे पॉइंट जो हैं इसकी सीमाओं की हैं। तो यहाँ 12 लगभग पॉइंट हैं, इन पॉइंटों को आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अनिर्देशात्मक परामर्श से क्या तात्पर्य है। अनिर्देशात्मक परामर्श की मूल धारणाओं का उल्लेख कीजिए। ये कानपुर यूनिवर्सिटी 2020 के पेपर में पूछा था। तो अनिर्देशात्मक परामर्श देख लेते हैं क्या है। तो अनिर्देशात्मक परामर्श में दिया है कि निर्देशात्मक परामर्श के विपरीत अनिर्देशात्मक परामर्श उपबोध केंद्रित होता है। इस प्रकार के परामर्श में उद्बोधन को बिना किसी प्रत्यक्ष निर्देशन के आत्मोपलब्धि एवं आत्मसिद्धि तथा आत्मनिर्भरता की ओर उन्मुख किया जाता है। रोजर्स ने बताया है कि इस प्रकार के परामर्श में प्रार्थी केंद्रित परामर्श भी कहा जाता है। इस प्रकार के परामर्श के अंतर्गत यह परामर्श प्रार्थी परामर्श प्राप्तकर्ता सक्रिय रूप से भाग लेता है और परामर्शदाता को गौण स्थान प्राप्त होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है आप परामर्शदाता के बारे में बताई गई हैं। रोजर्स ने आप अनिर्देशीय परामर्श की 3 विशेषताएं भी बताई हैं। पहला, उपबोध केंद्रित संबंध। दूसरा है भावना तथा आवेग को महत्व। तीसरा, उचित वातावरण। तो इन्हें भी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अनिर्देशात्मक परामर्श की मूल धारणाएं बहुत सारी दी हैं, तो इन्हें भी आप देख लीजिएगा। पॉइंट वाइज है, ये लाइन से देख सकते हैं। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, स्किप कर सकते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निर्देशीय या निर्देशात्मक तथा अनिर्देशात्मक परामर्श में कौन कौन से अंतर पाए जाते हैं। तो कई सारे अंतर पाए जाते हैं। पहला अंतर देखते हैं। पहला, निर्देशीय परामर्श में परामर्शदाता अधिक क्रियाशील होता है, वहीं अनिर्देशीय परामर्श में यह अधिक क्रियाशील होता है। दूसरा पॉइंट है, निर्देशीय परामर्श में बहुत कम समय लगता है, जबकि अनिर्देशीय परामर्श में अधिक समय लगता है। तीसरा है, निर्देशीय परामर्श के अंतर्गत अधिक समस्या को अधिक महत्व दिया जाता है, अनिर्देशीय में व्यक्ति को अधिक महत्व। निर्देशीय परामर्श में नियंत्रित वातावरण होता है, अनिर्देशीय में स्वतंत्र वातावरण होता है। ठीक है, इसी तरह से इनमें काफ़ी सारे अंतर भी आप देख पा रहे हैं। लगभग 9 अंतर 10-11 अंतर हैं। ठीक है, तो इन अंतरों को आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में यूनिट 3 के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे उन सभी को मैंने कवर करा दिया है। उम्मीद और आशा है आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 4 के साथ। आपकी लास्ट यूनिट आज ही कंप्लीट करा दी जाएगी। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।